This is very important topic in physical geography. Very important for prelim and mains both, right? सबसे पहले हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर की शुरुआत या एटमॉस्फेयर बना कैसे? अर्थ जब एक नेबुला था, एक गैसियस क्लाउड था और वो रोटेट होते होते थोड़ा थोड़ा ठंडा होता गया। उसके दौरान जो अर्ली एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे बना वो हाइड्रोजन और हीलियम का था। बट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लाइटर गैस। वो बहुत ही जल्दी, जब अर्थ ज्यादा ठंडी भी नहीं हुई थी, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था, उसकी वजह से बहुत ही लाइटर गैस हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर से एस्केप हो गए। उसके बाद जब अर्थ ज्यादा से ज्यादा ठंडी होती गई, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लेस। मतलब उस थियरी में कहा था कि अर्थ जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसी तरह उसमें जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनते जाते हैं, यानी कि हैवीएस्ट एलिमेंट जो होते हैं वो अर्थ के कोर तरफ, उसके तरफ जो है वो ट्रैवल करते हैं, और जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस की तरफ ट्रैवल करते हैं। और इसी तरह से जो है अर्थ का पूरा डेंसिटी जो है लेयरिंग हुआ है। तो उस दौरान जब अर्थ इस तरह से रोटेट हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उस दौरान अर्थ के इंटीरियर में जो लाइटर गैसेस थे, एलिमेंट्स थे, वो डी गैसिंग के थ्रू अर्थ के सरफेस पे बाहर आ रहे थे। इसीलिए अर्थ के सरफेस पे उसके फॉर्मेटिव टाइम पे अर्थ पे बहुत ही ज्यादा वोल्केनिज्म एक्टिवेट थी। तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे वोल्केनिज्म के जरिए बहुत सारे गैसेस जो है बाहर आए। उन गैसेस में से थे नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर वेपर, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डी गैसिंग या वोल्केनिज्म से आने वाले जो गैसेस थे उन्होंने यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर को भर दिया। सबसे ज्यादा गैसेस वो पाए गए। लेकिन इनमें जो वाटर वेपर थी वो वाटर वेपर का कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन के बाद क्लाउड डेवलपमेंट और फिर रेनफॉल हुआ। अर्थ पे कई डिकेड्स या ईयर्स तक जो है कंटिन्यूसली रेनफॉल होती रही, और फिर हमारे जो ओशंस है या वाटर बॉडीज वो सारी फिलअप हुई। ओशन वाटर बने, यानी कि जो रेनफॉल हुआ और जो ओशन जो हमारा पूरा बना, उस प्रोसेस में ये हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज्यादा अमाउंट थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई, क्योंकि ये जो ओशन वाटर था, रेनफॉल और ओशन वाटर दोनों ही जब ये फिलअप हुआ उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर बॉटम में ले गए, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% जितना रह गया। ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओशन के बॉटम में चला गया। ऑक्सीजन जो है वो इस तरह डी गैसिंग से एटमॉस्फेयर में नहीं आया, बट कुछ बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया, जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उनकी रेस्पिरेशन की वजह से अर्थ के हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो उसका जन्म हुआ। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है इन बैक्टीरिया की वजह से हमारे अर्थ पे बना। तो उसके बाद हमारे आज अर्थ में ये सारे गैसेस इस प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, देन हाइड्रोजन, राइट। तो जैसे ही हम चलते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन एंड देन हाइड्रोजन। तो इस तरह से आज जो है हमारा एटमॉस्फेयर का गैसेस का जो है प्रोपोर्शन बना है। इन सभी गैसेस में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो और आर्गन, दे आर द परमानेंट गैसेस। और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ओजोन है उन्हें वेरिएबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी रीजन टू रीजन वेरी करती है, और उन्हें इसीलिए, और इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी है कि ये जो गैसेस है वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए उनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। उसमें से नाइट्रोजन और आर्गन को इनर्ट गैस कहते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस, इतने सारे गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ केमिकल इंटरेक्शंस नहीं करते हैं। दे डोंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टी एंड दे एक्ट एज अ सिंगल यूनिफाइड गैस वॉल्यूम। अब हम चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर स्पेस तक अर्थ के एटमॉस्फेयर की क्या लेयरिंग हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे बॉटम मोस्ट लेयर, द ट्रोपोस्फियर लेयर। ट्रोपोस्फियर लेयर, हमें ये लगता है कि अर्थ के सरफेस से इस तरह से यूनिफॉर्म जो रेड डॉट है ऐसा उसका हाइट होना चाहिए, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ये जो लेयर है जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, राइट। फर्स्ट इज अ ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज अ मेसोस्फियर एंड फोर्थ इज अ थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद स्पेस आती है।
तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो बॉर्डर है ट्रोपोस्फियर की, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। हमें ये लगता है कि अर्थ के सरफेस से जो ट्रोपोपॉज जो है वो इस तरह से, ये जो रेड डॉटेड लाइन है, इस तरह से सेम अर्थ के सरफेस को जो है मिमिक करती होगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा है कि जो ट्रोपोपॉज की हाइट है, यानी ट्रोपोस्फियर की हाइट है, वो इक्वेटर पे ज्यादा है, अराउंड 18 किलोमीटर, और पोलवर्ल्ड में कम है हाइट, अराउंड 8 किलोमीटर, राइट। तो ट्रोपोपॉज इस तरह यूनिफॉर्मली जो है सर्कुलर नहीं अर्थ पे, लेकिन इस तरह से है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। इसका रीजन यह है कि हमने जैसे आगे देखा कि इक्वेटोरियल रीजन में जो हीट होती है, ग्राउंड में ज्यादा हीट होने की वजह से एयर जो है राइज करती है वर्टिकली ऊपर, और उस राइजन की वजह से यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे ट्रोपोपॉज की हाइट बहुत ज्यादा रहती है। और पोलवर्ल्ड रीजन में, यहाँ पे रीजन में काफी ज्यादा हीट डेफिसिट रहती है, ठंडा होता है ये रीजन। यहाँ पे जो एयर होती है वो डिसेंड करती है, नीचे जाती है, और इसकी वजह से ट्रोपोस्फियर की हाइट पोलवर्ल्ड रीजन में कम होती है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यू विल बी मोर क्लियर। हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर में जैसे ही हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर सन ही अर्थ की जो एनर्जी का सोर्स, उसका सबसे बड़ा सोर्स अगर सन है, तो ऐसा होना चाहिए कि हम जितने ही सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, सन के नजदीक जा रहे हैं, उतना ही हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो फिर हम सन के नजदीक जाते हैं, हमारा टेम्परेचर क्यों कम होता है? हम हिल रीजन में जाते हैं, वहां पर टेम्परेचर क्यों कम होता है? उसका रीजन जो है वो ये है कि सन जो है एक बहुत ही सुपर हीटेड बॉडी है, और ऐसी सुपर हीटेड बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। ऐसे शॉर्ट वेव रेडिएशन बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। हमारा ट्रोपोस्फियर का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, जो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर के जो गैसेस हैं, वो इस शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसफरेंट है, यानी कि इस रेडिएशन से वो हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और हीट जो है अर्थ पर आती है। इस तरह की सन की जो शॉर्ट वेव रेडिएशन की हीट अर्थ पर आती है, अर्थ उसे एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद अर्थ जो है ऐसी हीट को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अर्थ जिस रेडिएशन में रिफ्लेक्ट करती है, इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, लो एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन। और एटमॉस्फेयर के जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को ट्रांसफरेंट होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को कैप्चर कर पाते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो इसकी वजह से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर हीट जो है एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सरफेस से आने वाले जो रेडिएशंस है, उससे हमारा ट्रोपोस्फियर हीटेड होता है। इसीलिए जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। इससे रिलेटेड प्लेन 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकॉज atmosphere can be heated upward only from earth surface. True? There is more moisture in the upper atmosphere. No, this is not true. The air, जैसे हम ऊपर जाएंगे moisture जो है कम होता जाएगा. The air is less dense in upper atmosphere. Yes, air जैसे हम ऊपर जाते हैं rarefied होते जाते हैं, कम होती जाती है, और air का भी कम होना यानी कि green house gases का भी कम होना, right? तो इसीलिए एयर जो है उसकी वो भी डेंस होती है, कम होती है, और इसकी वजह से भी ट्रोपोस्फियर में जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो कम होता जाता है। सो द आंसर विल बी सी 1 and 3। अब हम चलते हैं ट्रोपोस्फियर का ऊपर का लेयर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फियर के पैटर्न से बिल्कुल उल्टा है, यानी कि यहाँ ट्रोपोपोज से मेसोपोज तक अगर हम यहाँ पे ऊपर हाइट में ट्रैवल करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जाएगा। उसका रीजन कुछ और है। ट्रोपोस्फियर में एक्चुअली यहाँ अपर ट्रोपोस्फियर में एक लेयर है, ओजोन लेयर। ओजोन जैसे ग्रीन हाउस गैस है, वो सन रेज जो आ रहे हैं उसमें से यूवी रेज को जो है एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से जो ओजोन लेयर होता है वो सुपर हीटेड लेयर रहता है, और इसकी वजह से यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में कम टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ से जैसे ही उस लेयर के करीब हम जाते हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर में आने वाले इस ओजोन लेयर की वजह से स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर जो है विथ इंक्रीजिंग हाइट बढ़ता जाता है। प्रीलिम 2011 का क्वेश्चन, द जेट
aircraft fly very easily and smoothly in lower stratosphere. Why? There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर वेपर भी होती है. यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्लाउड होते हैं उससे पोलर वर्टेक्स कहते हैं. आई विल टेक दैट टॉपिक, लेकिन शायद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. अब आप सिर्फ ये जो चीजें सिर्फ दिमाग में रखिए. अभी देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, ये बात सही है. हमें आगे लेक्चर में देखेंगे कि जो ट्रोपोस्फीयर से जो एयर आ रही है वो ट्रोपोपॉज तक पहुंचने के बाद नीचे गिर जाएगी. वो ट्रोपोपॉज को जो है क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फीयर में कभी पहुंच नहीं पाती, और इसकी वजह से लो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वर्टिकल विंड्स नहीं पाए जाते, और इसकी वजह से जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत ही स्मूथली इसमें जो है वो फ्लो कर पाते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट. जस्ट कीप दिस स्टेटमेंट्स इन द माइंड, हम इसको आगे लेक्चर में पढ़ेंगे. उसका स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर का लेयर मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर में ये होता है कि यहाँ ओजोन लेयर से सुपर हीटेड रीजन है. ट्रोपोस्फीयर में ग्रीन हाउस गैसेस है, तो ट्रोपोस्फीयर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से गर्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर की वजह से गर्म हो रहा है. लेकिन मेसोस्फीयर में ऐसा कुछ भी नहीं, राइट. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जैसे ही इसकी हाइट हम ज्यादा मतलब चले जाएंगे, ज्यादा हाइट पे जाएंगे, विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा. यानी कि यहाँ पे जो ओजोन लेयर है उससे भी अगर हम जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. इन मेसोस्फीयर में एक टिपिकल यूनिक क्लाउड्स जो है हमें कई बार नजर आते हैं, उन्हें नॉक्टिल्यूसेंस क्लाउड कहते हैं. ये क्लाउड जो है वो सिर्फ समर सीजन में डेवलप होते हैं एंड ओनली विजिबल इन द हाई लैटिट्यूड्स या पोलर रीजन जो है वहीं पे ये विजिबल होते हैं, राइट. ये जो क्लाउड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन को एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज तक जो है साइंस फाउंड नहीं कर पाए, बट इतना पता चला है कि ये जो इतनी हाइट पर ये क्लाउड्स बन रहे हैं उनके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत ही रेयर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर पेपर जो है वो पाई जाती है, वो यहाँ पे जो मेटेओराइट्स होती है उनकी वजह से जो डस्ट होती है उस मेटेओराइटिक डस्ट के अराउंड इन वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, और यहाँ पे उनकी वजह से इस तरह के नॉक्टिल्यूसेंस क्लाउड जो है वो पाए जाते हैं. ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड द लास्ट इज अ थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर में ये यूनिक चीज है कि यहाँ पे भी मेसोस्फीयर से ऊपर अगर हम जाएंगे टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा. उनका एक यूनिक रीजन ये है कि थर्मोस्फीयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड है. आयोनाइज्ड होना यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होना, और ये बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज जो आयन इस लेयर में पाए जाते हैं वो सन से आती हुई रेस की जो हीट है उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुपर हीटेड होते हैं. अगर यहाँ पे मैं थर्मोमीटर रख दूंगी तो ये टेम्परेचर बहुत ही कम आएगा पूरे लेयर का, बट उनके जो यहाँ पे डिस्पर्स जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज्यादा सुपर हीटेड है, और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बना रहता है. ये जो थर्मोस्फीयर है, मैंने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि थर्मोस्फीयर में 80 किलोमीटर 640 किलोमीटर तक की हाइट पर एक लेयर बनता है जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ये आयंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अर्थ पे से आए हुए लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स है उन्हें वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये जो आयोनोस्फीयर है वो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले देखते हैं कि आयोनोस्फीयर जो है या थर्मोस्फीयर कैसे बनता है. सन के रेज जो हाई एनर्जी रेज है जिसे इंसोलेशन कहते हैं, और कॉस्मिक रेज इन थर्मोस्फीयर में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, और उनमें से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज फोटॉन्स. ये जो पॉजिटिवली चार्ज फोटॉन्स होते हैं या उन्हें आयनाइज्ड प्रोसेस कहते हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह डिस्पर्स रहते हैं, राइट. ये जो पूरी आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो दिन में ज्यादा होगी, बिकॉज सनरेज जो है वो दिन में ज्यादा मिलेंगे. रात में सिर्फ कॉस्मिक रेज होंगे जो इस तरह के आयोनाइजेशन प्रोसेस करेंगे. तो आयोनाइजेशन की वजह से जो भी लेयर बनेगी, कुछ लेयर जो है जो सन के रेज से बने वो सिर्फ दिन के टाइम में नजर आएंगे, और कुछ जो है वो दिन या रात में दोनों में नजर आएंगे, लाइक दिस. आयोनोस्फीयर में कुछ इस तरह के 4 लेयर्स बने हैं. सबसे नीचे जो फर्स्ट लेयर है उसे डी लेयर कहते हैं. अराउंड 60 to 90 किलोमीटर तक वो जो है वो स्प्रेड रहता है.
इन लेयर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अर्थ पे से आने वाले लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रेजेंस सिर्फ डे टाइम में रहता है, क्योंकि इन आयंस को आयोनेशन के लिए सन रेज की जरूरत होती है, राइट। तो ये डी लेयर है जो सिर्फ डे टाइम में मिलता है। एक और लेयर इसे ई लेयर कहते हैं, वो 99 किलोमीटर टू 130 किलोमीटर तक पाया जाता है, और ये जो लेयर है वो मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये जो ई लेयर है उसके एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, इसे वन इज स्पोराडिक ई यानी टेम्पररी ई, और दूसरा है E2 लेयर। ई जो लेयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, जो सन रे से जिस मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन होता है, अगर वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसे ई लेयर कहते हैं। E2 लेयर में इस तरीके के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका आयोनाइजेशन होता है। ये जो है सविंदर सिंह बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ई जो लेयर है वो डे टाइम में प्रेजेंस होता है, बट इन अदर मेनी स्कॉलरिस्टिक आर्टिकल्स इफ यू रीड उसमें लिखा होगा कि ई लेयर फाउंड इन बोथ डे एंड नाइट टाइम, सो इट्स क्वाइट डिबेटेबल। एफ लेयर वो 150 किलोमीटर टू 380 किलोमीटर तक पाया जाता है, वो दोनों ही मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, डे और टाइम नाइट टाइम दोनों में पाया जाता है ये लेयर। जी लेयर बियॉन्ड 400 किलोमीटर पाया जाता है, ये भी मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड ये भी डे एंड नाइट टाइम में पाया जाता है, राइट। Prelim 2011 question related to ionosphere. A layer in Earth atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why? Presence of ozone cause the reflection of radio waves to the Earth? No. Radio waves is long wave. रेडियो वेव की लॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से नहीं, बट हमारे आयोनोस्फीयर में जो चार्ज्ड आयोनाइज्ड आयन है वो रिफ्लेक्शन करते हैं, इसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब बियॉन्ड थर्मोस्फीयर जो लेयर है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, वहां पे बहुत ही रेरिफाइड एटमोस्फीयर बचा है, बहुत ही रेरिफाइड एयर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन ये टेम्परेचर हमारे अर्थ के टेम्परेचर से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम है, स्पेस है, राइट। तो हमारे अर्थ पे जो अगर हाई टेम्परेचर होता है हमें फील होता है, वैसा हाई टेम्परेचर यहाँ पे फील नहीं होता। दिस इज द एक्सोस्फीयर, द लास्ट लेयर। एक फिनोमिना बनती है, इससे अरोरा कहते हैं। अरोरा आर नॉट द क्लाउड्स। अरोरा जो होती है वो पोलर या हाई लैटिट्यूड रीजन में अगर आप जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हाइट पे, हाइट ऑफ द एक्सोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर, इतनी हाइट पे इस तरह की ग्लोइंग लाइट्स, ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह की लाइट्स जो है यहाँ पे पाई जाती है। इस तरह के फीचर को अरोरा कहते हैं। अरोरा कैसे डेवलप होती है? जिससे मैंने पहले बताया कि सन के जो रेज है, सोलर रेज है, वेरी हाई एनर्जी रेज, इसी तरह की सन की एक पीरियोडिक एक्टिविटी रहती है सोलर विंड। जो सोलर विंड अगर अर्थ के इस तरह से जो है नजदीक आते हैं, तब अर्थ का ये जो मैग्नेटोस्फीयर है उसको जो है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, राइट। सोलर विंड का इस तरह आना और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन करना, इस इंटरेक्शन की वजह से अर्थ के जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके आयन और यहाँ सोलर विंड के आयन्स के बीच कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। अब ये जो कोलिजन हो रहा है सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स और हमारे मैग्नेटोस्फीयर के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन होता है, और यहाँ पे भी आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि बहुत ही चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो बनते हैं, और ऐसे जो हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए लाइट एमिट करते हैं, राइट। लेकिन इन पार्टिकल्स जो सोलर विंड से आए वो सिर्फ हमारी मैग्नेटिक लाइंस जो है उसी डायरेक्शन में इंटरेक्शन करते हैं, ना कि पूरे अर्थ के एटमोस्फियर में। और इसीलिए जिस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटोस्फीयर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जिस डायरेक्शन में जाती है वो आयंस उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स एनर्जी एमिट करके जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ हमें इस तरह के हमारे पोलर या हाई लैटिट्यूड रीजन में पाई जाती है, और जिस फीचर को हम अरोरा कहते हैं। नाउ